सभी साथियों, जो युवा साथी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बहुत सारगर्भित विषय के ऊपर ये कार्यक्रम रखा। वीपी सिंह जी भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। ये भी एक सच्चाई है कि आखिर वो क्या हालात और वो क्या कारण है कि दुनिया का सबसे मजबूत एजेंडा जिस समाज के पास हो और दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे मानवतावादी जो धर्म को अपनाने वाले लोग हों, आखिर वो क्या कारण है कि इतना सब अच्छा होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारी प्यास वो भरी नहीं है। साथियों, आज के जो कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री बल्लाल स्नेही जी, मैं तो जब बाद में देखा मैं कहा बाबूजी भी आ गए, पूरी ऊर्जा के साथ अभी भी, और मुझे समय समय पे आपका जो है पूरी तरीके से आपके बीच में मतलब तमाम जो कार्यक्रम हैं, तमाम सामाजिक तमाम धार्मिक कार्यक्रम आपकी अध्यक्षता में मुझे अटेंड करने का मौका मिला। इसी कार्यक्रम में आए श्री गंगा राम जी, दिनेश कुमार जी, सूरजमल जी, किशोरी लाल जी, करमशील भारती जी, प्रेमचंद जी, डॉक्टर सुशील गौतम जी जो मेरठ से आए हैं, डॉक्टर मनोज जाटव जी, हीरालाल जी, वीपी सिंह जी, डोरीलाल भास्कर जी, खोडेवाल जी, हमारे एक बड़े सामाजिक मेरठ में बड़ी मजबूत आवाज़ रहे, उनके बेटे भी यहीं हैं, रिंकू भारती जी, विनोद सागर जी, दिनेश जी, धर्मपाल जी, सतपाल जी, सागर जी जो सुभारती से आए हैं। देखिए तमाम वो लोग बात जिनके मैंने नाम लिए। देखिए समस्या तो है, कुछ ना कुछ समस्या है कि इतना सब होने के बावजूद भी आखिर लोग उन चीजों से जुड़ क्यों नहीं पाते। इंप्लीमेंटेशन की समस्या है। बस जब सारी चीजें हमारे पास है तो फिर लोग जुड़ क्यों नहीं रहे। देखिए मुझे 3 चीजें समझ में आई इस पूरे व्यवस्था को देखते हुए। हो सकता है कि मैं गलत हूं, हो सकता है मैं ठीक हूं। एक टीचर होने के नाते और इस समाज के बीच में थोड़ा बहुत काम करने के नाते जो मुझे समझ में आया, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको मैं वही बातें बताऊं जिससे आपको अच्छा लगे, लेकिन चूंकि यहां इंप्लीमेंटेशन की बात होगी, वीपी सिंह जी ने इतनी बड़ी बात कह दी है ना, कहना तो लगभग मैं वही चाह रहा था जो सब लोगों ने कहा, लेकिन चलिए मैं ही इसकी शुरुआत मैं ही कर देता हूं। देखिए दलितों के 3 आंदोलन हैं, सामाजिक आंदोलन, दलितों का राजनीतिक आंदोलन और दलितों का धार्मिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन अपनी पूर्ण रूप से वो ताकत के साथ खड़ा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी दुनिया का कोई आंदोलन इतने दिन चल नहीं सकता। धर्म नहीं चले, सामाजिक आंदोलन कहां से चलेंगे। इस असामाजिक आंदोलन की भी ताकत में आपको मतलब तमाम लोग आए, फूले से लेकर के आगे भी जाएंगे, पीछे भी जाएंगे, रैदास भी आएंगे, कबीर भी आएंगे, बाबा साहब तो हैं, बुद्ध भी वहीं हैं, तमाम दादू हैं, तमाम साहित्यकार हैं, तमाम वो लोग हैं। तो इस आंदोलन में जो सामाजिक आंदोलन है, और तमाम गरीब भी तो हैं, अभी गरीबी की भी बात करी। देखिए 1832 में इस आंदोलन की ताकत बताता हूं आपको। 1832 में बाबा साहब ने अपने एक साहित्य में एक चिट्ठी का उल्लेख किया है कि 1832 में बंबई, जो बंबई प्रांत है, वहां के दलितों ने अंग्रेजों को एक चिट्ठी लिखी कि हमको अंग्रेजी शिक्षा दी जाए। 1832 का दलित जिसे हिंदी ठीक से ना पढ़ने आ रही हो, ना उसके लंगोटी होगी, ना उसके पास रोटी थी, अगर वो ये कह रहा है, अंग्रेजों से मांग कर रहा है कि हमको अंग्रेजी शिक्षा की बात की जाए, तो आपका सामाजिक आंदोलन किस धार पे होगा, ये तो आप खुद सोचिए। क्या बात। 1907 की भी एक चिट्ठी बता दूं आपको, जब चिट्ठी की बात आई 1907 में कुछ दलितों ने एक चिट्ठी लिखी। तब इस भारतीय राजनीति के दलित पटल पे बाबा साहब तब शैशव अवस्था में थे, अभी एजुकेशन नहीं ले रहे थे, 1881 से। 1907 में दलितों ने एक चिट्ठी लिखी अंग्रेजों के जनगणना आयुक्त को कि भाई हमको हमारी जो जनसंख्या है वो इन हिंदुओं से अलग की जाए। और 2011 के जनगणना आयुक्त ने बाकायदा दलितों की संख्या को अलग किया, उसके 10 मानक वो भी बाबा साहब ने अपने
साहित्य में लिखा है, उसमें एक ये भी है कि वो गाय का मांस खाते हैं, ब्राह्मणों को नहीं मानते, वो तमाम चीजें हैं। और यही 1911 की जो दलितों की अलग आबादी की जो बात है, यही आरक्षण का सबसे मजबूत आधार बना। हालांकि जातीय जनगणना का जो आरक्षण है वो 1931 के आसपास है। तो ये चीजें हैं सर, अगर इतना सब हारा है, इतनी सब ऊर्जा है, पढ़े लिखे भी हैं, है ना, तमाम लोग बाग है, शकल तो हमारी ठीक है ही है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना, उसमें शकल भी ठीक है सारे दलितों के, फीचर्स बढ़िया हैं, नहीं है ना। अब रोटी नहीं मिलती वो थोड़ा सा दिक्कत है, बचपन में सब सूखे सूखे से रहते हैं, लेकिन बाद में जैसे ही उनको थोड़ा सा नौकरी मिल जाए या हो जाए तो वो खिल जाते हैं पूरी तरीके से, है ना। तो सब चीजें हैं, बढ़िया एजुकेशन। आप ये बताओ, मैं एक दिन उसमें गया था, एक 6 दिसंबर को आगरा में एक आंदोलन था, उसका जयंत चौधरी के जो बेटे, अजीत सिंह के जो बेटे हैं जयंत चौधरी। मैं कहा भाई, मैं चूंकि बीएसपी को डिफाइन करता हूं तो इसलिए यार मैं कहा वो तुम्हारा पार्टी वार्टी का होगा कि नहीं। उन्होंने कहा नहीं, प्योर दलितों का है, और बाबा साहब के ऊपर 6 दिसंबर को हम 3 साल पहले कार्यक्रम करना चाह रहे। तो फिर मैंने सोचा यार, बाबा साहब के ऊपर अगर ये कार्यक्रम करना चाह रहे, आगरा जैसी जगह में करना चाह रहे, इससे मुझ पर क्या फर्क पड़ता है। और मैं वहां गया, और मैं हालात, मतलब कुछ चीजें आपको, घटनाएं बताना चाहता हूं। तो मैंने यहां जब उनसे पूछा था कि भाई आप मुझे ये बताइए, लंबा थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है ना, मतलब बोलते बोलते 10-15 मिनट लग सकती है, मैं मतलब कुछ चीजें आपके सामने डिस्कस करना इसलिए चाहता हूं कि मुद्दा अब ये नहीं है कि हमने क्या करना था, तो घटनाएं बताना चाहता हूं। तो उस घटना में यह हुआ कि उन बेचारे, चूंकि वो पहली बार कार्यक्रम कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि भाई ऑडियंस क्या रहेगी, क्योंकि जो बोलने वाला है उसको सामने की ऑडियंस का पता होना चाहिए, है ना, तभी आप एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं, अदरवाइज आपका मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। तो उस प्रोग्राम में उन्होंने तमाम दलितों को बुलाया, और दलितों ने उन मंचों के सामने से बोलते, चूंकि उसमें 80 क्या 90% जाट था और 10% दलित थे, और उन्होंने जो रगड़ना शुरू करा, जाटों की हालत खराब होगी। एक आदमी उसमें से उठा, उसने कहा कि हमने तो ये भी सुना है कि बाबा साहब ने संविधान टीप के लिखा था। मैंने कहा कार्यक्रम फिट हो गया बिल्कुल। जयंत चौधरी ने कहा डॉक्टर साहब ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हमने ये सोचा था कि दलित जुड़ेंगे तो सलाह और फजीता हो गया कि नहीं, मतलब समस्या तो हो ही गई ना। मैंने कहा चलो मैं बोल देता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई मैं मेरठ कॉलेज में एक शिक्षक आदमी हूँ, और मेरे यहाँ एक जाट, इत्तेफाक से एक मेरा मित्र जाट है, तो वो अक्सर ये कहता है कि 14 अप्रैल को दलित यार उठते हैं हमारे गांव के दलित, और कि संविधान बनाया बाबा ने, देश बचाया बाबा ने। मैंने हमारे वाले क्या सो रहे थे, लोग हाथ पड़े। और फिर मैंने कुछ बातें की कि भैया देखो, हमको ज्यादा सीखने की तो स्थिति है नहीं भैया, हम आपको ऐसा कोई ज्ञान मेरे पास तो है नहीं, पैसा तुम पे ज्यादा है, एजुकेशन तुम पे बढ़िया, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन एक चीज हमारे पास है जो तुम्हारे पास नहीं है, हमारे पास सामाजिक आंदोलन है, तुम्हारे पास सामाजिक आंदोलन नहीं है, लोग खड़े हुए। मेरा कहने का मतलब यह है कि आखिर वे क्या कारण है कि धार्मिक आंदोलन चलाने वाले लोगों को भी इस बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, मंथन करना पड़ेगा कि दुनिया का इतना बढ़िया धर्म होने के बावजूद भी, इतना मानवता और समानता की बात करने वाला आंदोलन भी, जो हमारे सामाजिक एजेंडे पे 1000 फीट बैठता है, वो धार्मिक आंदोलन दलितों में पॉपुलर क्यों नहीं हो पाया। जो कारण मेरी समझ में आए मैं आपके सामने बता देता हूं। देखिए, हमने जो एक्सपेरिमेंट किए, चूंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, फिजिक्स मेरा विषय है, तो हम अगर कोई आविष्कार करना चाहते हैं तो हम दुनिया की सबसे बेहतर लैब के अंदर वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। किसी विचार का हो या कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट हो, तो हम दुनिया की जो सबसे बेहतर जहां अवस्था हो या जहां बेहतर संसाधन हो, वहां एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दलितों का जो धार्मिक आंदोलन का जो टेस्ट है, वो आपने सबसे साधन विहीन आदमी के ऊपर इंप्लीमेंट किया, गरीब आदमी के ऊपर इंप्लीमेंट इसलिए किया कि आप उसकी मजबूरी का मजाक बनाना चाहते थे। आपके पास पैसा था तो आपने अपने हिसाब से उस पैसे पे उसका एक्सपेरिमेंट नहीं किया। धार्मिक संस्कार ऐसी चीज होती है, चाहे कितना भी गरीब आदमी हो, चाहे कैसा भी आदमी हो, चाहे धर्म में, चाहे वो शादियों में फिजूल खर्ची हो, लेकिन हर लड़की हर लड़का ये सपना बना करके चलता है कि घोड़ी भी होगी, बारात भी होगा, बैंड बाजा भी होगा। और ये काम मुसलमानों में भी शुरू हो गया, जहां बैंड बाजा था ही नहीं, जहां घूंघट था, लड़की ने कह दिया कि देखो मौलाना को बैठाओ वहां, तुम्हारे कहने से कबूल तो कह सकती हूं, लेकिन मैं लहंगा चोली ही पहनूंगी, बारात वाला भी घोड़ी पे आएगा। तो ये धार्मिक संस्कारों का एक खेल है। मेरे हिसाब से दलितों के जो
जो धार्मिक आंदोलन चलाने वाले लोग हैं उसमें उनको अपने जो धार्मिक आंदोलन है उसकी नीरसता थोड़ी खत्म करनी पड़ेगी। उसको समय के अनुकूल कहीं ना कहीं उसके अंदर ऐसा उद्दीपन पैदा करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, कहीं ना कहीं उसमें नीरसता है। जब हमारे यहां का दलित समाज का कोई करोड़पति आदमी, मेरे दिमाग में एक इवेंट मैनेजमेंट भी करना चाहता हूं मैं, कोई ऐसी शादी हो, मैं अपनी बहनों पर तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं पाया क्योंकि एक्सपेरिमेंट हम हमेशा दूसरी जगह जाकर के करते हैं कि नहीं, लेकिन मेरे मन में शायद मुझे अपनी बच्ची की शादी करने का मौका मिले या ना मिले ये मुझे नहीं पता। वो 6.5 साल की, चूंकि 16 साल बाद बच्ची पैदा हुई, लेकिन मेरे मन में एक इच्छा है कि मैं उसकी शादी का इवेंट मैनेजमेंट करूंगा, और या शादी में ना करा तो किसी बर्थडे प्रोग्राम में करूंगा। 100-125 बुद्ध लोगों को बुला करके वही राजसी अंदाज के साथ वहां से निकल के आए और उनका सबका आशीर्वाद लेते हुए फूलों की वर्षा हो, बड़ा बड़ा म्यूजिक हो, लोग बाग मान जाएंगे। आप देखना हर आदमी कहेगा कि मैं तो ऐसी शादी करूंगा, मैं तो ऐसी। क्यों नहीं कर सकते भाई? तमाम दलित जो आपका बहुत साहित्य है उसमें यही शादियां हैं। राजा खड़ा हो जाता है ना, जब बुद्ध आते हैं तो झुक जाते हैं तमाम लोग बाग, आपके रिश्तेदार, देखना ना उसकी भव्यता। ये मुझे ऐसा लगता है। देखिए सर, दलितों का जो राजनीतिक आंदोलन, क्योंकि ये भी एक लफड़ा है कि धर्म की बात करेंगे, मैं गलत तो नहीं कह रहा सर? हाँ, क्योंकि अगर हम धर्म की बात करेंगे तो समाज की बात करेंगे, है ना, सामाजिक आंदोलन करते हैं तो फिर राजनीति की बात करते हैं। कहीं ना कहीं राजनीति भी हमारे दिमाग में उबाल है, और यहां बैठने का कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है कि आपको कहीं ना कहीं या हमको कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से कोई ना कोई चिंता है। राजनीतिक ताकत पैदा करने के लिए हम कहीं ना कहीं धार्मिक बातें करते हैं, कहीं ना कहीं सामाजिक बातें करते हैं। अल्टीमेटली उद्देश्य सबका कहीं ना कहीं राजनीतिक आंदोलन ही है। देखो 2-3 चीजों को तो आपको बात रखनी पड़ेगी, ये क्लियर कट करना पड़ेगा कि देखिए, अगर सामाजिक आंदोलन में गाली खाया हुआ ब्राह्मण दलितों के राजनीतिक आंदोलन में कैसे सम्मान पा जाता है, यह आपको खुद सोचना पड़ेगा, क्योंकि समाज आपको रगड़ेगा पूरी तरीके से। वो रगड़ेगा इसलिए कि दलित आंदोलन का दुर्भाग्य यह है कि दलितों का एक ही आदमी धार्मिक आंदोलन भी चलाना चाहता है, वही व्यक्ति सामाजिक आंदोलन भी कराना चाहता है, और वही आदमी पॉलिटिकल आंदोलन भी चलाना चाहता है। हालांकि इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपको दलितों के आंदोलन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि आप सामाजिक आंदोलन जब चला रहे हैं तो सामाजिक आंदोलन की अपनी कुछ लिमिटेशंस है। जैसे ही आप सामाजिक आंदोलन से राजनीतिक आंदोलन की तरफ जाएं तो आप उससे कहीं ना कहीं पीछे हट जाना चाहिए। दलितों के सारे लीडर्स का दुर्भाग्य यह है कि वो राजनीतिक चोला जब ओढ़ लेते हैं, सामाजिक चोला भी वो छोड़ते नहीं है, इसलिए वो समाज की कहीं ना कहीं संशय की दृष्टि में रहते हैं। भाई ब्राह्मण है तो है। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, चूंकि साहित्य की बात करूंगा, देखो जो ब्राह्मण ठाकुर बनिया, वो आप दलित उसको एज ए मसाले की तरीके से यूज करें, उसकी सब्जी नहीं बना सकते। जो आदमी जिसकी सब्जी बनानी है उसका तो मसाला लगा दे, जिसकी मसाला बनाना उसकी सब्जी बना दे। चटनी से आप रोटी 1-2 दान खा सकते हैं, मसाले की सब्जी नहीं खा सकते। दलितों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको ब्राह्मण की इतनी बात करें ताकि उनकी जो है उसमें गर्माहट बढ़ जाए, उसके समाज में उद्दीपन बढ़ जाए। और बहुत ज्यादा, क्योंकि एक लफड़ा और भी होता है कि ब्राह्मण को कोसते कोसते या ब्राह्मणों की बात करते करते हम अपनी सामाजिक समस्याओं के ऊपर चर्चा कर ही नहीं पाते ना। कहां कर पा रहे बताओ ना आप मुझे। अरे भाई ब्राह्मण, चलो ठीक है, कल क्या हुआ वो ठीक है, उसको लगाओ, आप लगाओ, समाज को जगाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं जो साहित्यकार है वो भी यही बात कहे, लेकिन आपको यह भी चर्चा करनी पड़ेगी कि आप अपनी सामाजिक समस्याओं के ऊपर चर्चा कर ही नहीं पा रहे। आपने जो राइट, आपकी महिलाओं से जो उम्मीद थी, इस देश में एक दुर्भाग्य है कि दलित अपनी महिलाओं का सामाजिकरण नहीं कर पाया अभी तक, जो उसकी सबसे बड़ी आबादी है। मैं सतीश यहां खड़ा होकर के बोलूंगा, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी अपने आसपास की जो महिलाएं हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं अवसाद पनपता है। उसका भी सामाजिक आंदोलन के अंदर सहभागिता तय करनी चाहिए। और दूसरी बात आप मुझे ये बताइए कि देखिए, अब मैंने दोनों बातें काट दूंगा। मैं कहता हूं कि शादी बढ़िया से होनी चाहिए, अब मैं यूं कह रहा हूं कि दहेज नहीं होना चाहिए। देखिए, दोनों चीजों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहां एक दुर्भाग्य यह भी हो रहा है
कि 30 साल की कमाई कहीं ना कहीं हम एक दिन बर्बाद करते हैं, वो चाहे दहेज हो या कोई दूसरी व्यवस्था हो, और ये गलती हम हर आदमी कर रहा है। और ये भी एक समस्या है, ये भी एक समस्या है कि हम जीवन भर अवसादों में पैदा होते हैं। क्यों पैदा होते हैं? अपने दम पे लड़ते हैं, अपने दम पे नौकरी करते हैं, और अपने दम पे एक गलती और करते हैं कि जब आपको सबसे बढ़िया जीवन साथी चुनने का जिस दिन आपको मौका मिलता है, कहीं ना कहीं आपकी परिस्थितियां, आप जो डिसीजन आपको लेना पड़े, वो डिसीजन कहीं ना कहीं एक अनपढ़ आदमी आपके घर में आकर बताता है कि भैया एक लड़की वहां है, ये दहेज है। वो लड़की के बारे में कम, परिवार के बारे में कम, दहेज की लिस्ट पर ज्यादा ध्यान देता है, और कहीं ना कहीं हम बिक जाते हैं और जीवन भर फड़फड़ाते रहते हैं। जीवन भर फड़फड़ाता है दलित आदमी, क्योंकि जिन माँ बाप के साथ वो, जो माँ बाप, देखो जब वहां साधन तो है नहीं, अब वो सारे के सारे ताकत लगा करके एक ही लड़के के ऊपर लगा देते हैं। वो रोटी पोटी खाते बैठे तो है नहीं, बेचारों की शकल वकल कहीं ना कहीं खत्म सी हो जाती है। और जब आप नौकरी में जाते हैं तब आप सोचते हैं यार ये मेरे पापा तो है नहीं, कुछ ना कुछ अपनी आइडेंटिटी बताते हैं। पत्नी वहां से बच जाती है, क्योंकि देखो खूबसूरती से हर आदमी प्यार करता है, ये सच है दुनिया का नियम। स्वस्थ शरीर और खूबसूरत चेहरे हर आदमी को पसंद है, ये एक मानव स्वभाव है ना। तो ये सब चीजें हैं सर, इनके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। दूसरा देखिए सामाजिकता की कच्ची सड़क पर राजनीति की तेज गाड़ी चल नहीं सकती। जो भी चलाएगा एक्सीडेंट होगा होगा होगा, 100% होगा। ये नेताओं को भी तय करना पड़ेगा। और जो दलितों का बौद्धिक वर्ग है उसको भी जरा बौद्धिकता का भार जो है ना थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक समस्या है कि नेता हमें पूछते नहीं, ये भी एक समस्या है ना। अब इसका दोनों का टकराव जो है वो कहीं ना कहीं जो गरीब समाज के लोग बाग हैं उनको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। मेरा मानना यह है कि देखिए जो बौद्धिक वर्ग है उसकी जिम्मेदारी है वो लोगों के ऊपर इतना दबाव डाल दे कि नहीं, बातें हम ही बताएंगे, राजनीति हम ही तय करेंगे, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा, आप आंदोलन को ठीक तरीके से चला नहीं सकते। देखिए 2-3 चीजें हैं जो दलितों का आंदोलन जो मेरी समझ में आया, जहां उसमें भटकाव दिखाई दे रहा है। भटकाव यह है कि दलितों का जो आंदोलन है, जो दलितों का सामाजिक आंदोलन है, वो एक स्टेज से निकल करके दूसरी स्टेज पर जा चुका। वो पहचान की लड़ाई से अब सहभागिता की ओर है, और बाकी लोग उसको कंफ्यूज करना चाहते हैं, वो उसको पहचान की लड़ाई तक रखना चाहते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना सर? हाँ, वो सिर्फ दलितों से है कि मैं दलित। क्यों दलित भाई? क्यों दलित? क्यों दलित? अब उसने कहा था ना वो आज बाबा साहब, एक सबसे बड़ी घटना है ना, आपने मनु स्मृति का दहन कर दिया, लेकिन वो चेक करते रहते कि मनु स्मृति का दहन हुआ है नहीं। एक बीजेपी का एक जो है बीएससी पास मुख्यमंत्री जी हैं, कपड़े भी उनके भगवा हैं, उन्होंने चेक कर लिया, देश के बुद्धिजीवियों का बुद्धि दिमाग तय कर लिया। उन्होंने कहा हनुमान जी क्या थे? दलित थे। बस लग गए लोग बाग लाइन में, क्या लगा हनुमान जी हमारा क्या नहीं, हरे जाओ बेवकूफो क्या नहीं। क्यों कंफ्यूज हो रहे? ना तुम्हारे नेताओं को पता, ना तुम्हारे साहित्यकार को पता, ना तुम्हारे उसमें दलित इकोनॉमिस्ट भी बैठ गए कि नहीं देखिए इससे दलितों की जो है ना इकोनॉमी में बड़ा परिवर्तन आएगा। क्या नहीं, अब क्या कमाओगे तुम? क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? सच्चाई की बात करो। और जो भी ठीक है, देखिए 2-3 चीजों का ध्यान रखो। एक चीज मैं जरूर कहूंगा, इसमें जो साहित्यकार हैं उनको भी ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि दलितों का देखिए चिंता तो है, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि आपको आशावादी होना ही पड़ेगा। अगर दलित आंदोलन आशावादी ना होता तो यहां तक ना आता, और जब तुम यहां तक आ ही गए हो तो इन आशाओं को क्यों मार रहे हो भाई? ये इस तरह की बातें जो है ना कि अब कुछ नहीं होगा, ऐसा मत कहो, क्योंकि ऐसा है हमने तो नौकरी कर ली, आरक्षण वारक्षण सब हो गया, बालक का भी जुगाड़ फिट कर रखा कि नहीं, बढ़िया स्कूल में पढ़ा रहा हूं, है ना, इधर से भाषण मार रहा हूं कि भाई। और एक कंफ्यूजन हो रहा है, अगर किसी भी दलित आदमी से ये पूछ लो कि वो भाई साहब आपकी आरक्षण से नौकरी थी क्या लगा? वैसे मैंने सर्टिफिकेट वगैरह लगाया तो था नहीं, लेकिन मैं मेरिट में टॉप था और आरक्षण मैंने लिया नहीं था। मेरा एक बेटा है, इसको तो मैं आरक्षण बिल्कुल नहीं दिलवाने का। अबे जब तू आरक्षण को ले इतना बदनाम कर रहा तो छोड़ना उसको बिल्कुल। अगर आपसे चलो ले लो भाई, ले लो, लेकिन उसको बुराई तो मत कर कम से कम। ये तमाम लोगों का कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को दूर करो। जो आपकी पहचान है उस पहचान का ही आपकी ताकत है। अमेरिका का जो ब्लैक आंदोलन है 67 में शुरू हुआ, ब्लैक पैंथर, मार्टिन लूथर किंग, 70 में वो क्या आरक्षण ले जाता है। आपको आरक्षण कब मिल रहा? जब देश आजाद हुआ। उनको 70 में आरक्षण मिल रहा,
वो 70 में आरक्षण लेकर के कहीं ना कहीं हर व्यवस्था में पास होगी, हर क्षेत्र में पास होगी। आप क्यों नहीं पास हुए भाई? एक तरफ तो आप कह रहे कि ग्रेट चमार है, एक तरफ आप कह रहे नहीं हमको चमार कह नहीं सकते क्या? नहीं, आप तय करो सर, ये कंफ्यूजन मत करो। और दलित के साहित्य के इतिहास में बाबा साहब ने इतना बड़ा इतिहास आपको दे करके गए हैं। जब देखिए हमारी समस्या क्या है, रोटी तो चलो हम कमा ही रहे थे, कहीं ना कहीं एक सांस्कृतिक पहचान की हमारी समस्या थी। क्योंकि किसी भी आदमी से, बाकी दूसरे आदमी से आप पूछोगे ना तो वो 100 लोगों का इतिहास बता देता है कि जी मेरे दादा ये थे, परदादा ये थे, और ये थे और ये थे, ये थे। 20-50 का तो बता ही देगा कम से कम। अब हम बताएं कैसे भाई? अब हमसे पूछ रहे भाई तुम्हारे दादाजी क्या थे, मतलब थे, हमें नहीं पता क्या थे, क्योंकि भाई कोल्लू झोंकने वालों मजदूर लोगों का क्या इतिहास है? ये भी तो एक समस्या है ना। अगर वो राजा महाराजा होते तो हम 50 का बता देते कि नहीं? तो ये इन समस्याओं से छुटकारा पाने का एक तरीका है। बाबा साहब ने बड़ी मेहनत करके दलितों के इतिहास को अशोक से लेकर के बहुत बुद्ध तक लेकर के गए, नागवंशी तक लेके गए, है ना। और कहा कि भाई हम इस देश के राजा थे। इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण था कि लोग फ्रस्ट्रेट ना हो, लोगों के अंदर एक एहसास हो कि हम राजा थे, हमारे राजाओं जैसा इतिहास हो, वो आशावादी बने रहे। उसको निराशाओं से बाहर निकालने का एक ये तरीका ही है। आप मेरे हिसाब से आप आशावादी बने रहो, क्योंकि देखो नेता तो गड़बड़ है, नेता खुद कंफ्यूज है कि भाई साहब क्या होगा। अबे हमें क्या पता क्या होगा कि नहीं, हमें तो रोटी कमानी खानी, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। तुम्हारी सरकार बनवा दी तब भी हमें रोटी कमानी थी कि नहीं। देखिए सत्ता पाने की चीज है, सत्ता बांटने की चीज नहीं है। मेरा मानना है तमाम आम राजनीतिक मंचों से कहे कि हम सत्ता की सहभागिता दे देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि सत्ता पाने की चीज है, सत्ता बांटने की चीज नहीं है। और सत्ता रोज नहीं मिलती, युगों युगों में बड़ी मुश्किल से मिलती है। कहीं ना कहीं हमने गलती कर दी, रोज सत्ता नहीं मिलती। सत्ता का उपभोग हमेशा अपने समाज के लोगों के लिए ही होना चाहिए, और ये काम करेगा साहित्यकार। एक छोटी सी बात के साथ खत्म कर। देखिए कई सारी चीजें हैं, एक चीज में देखिए हमको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। एक आदमी कहेगा कि देखो दलित नहीं होना चाहिए, एक आदमी कहेगा कि मूल निवासी होना चाहिए, एक आदमी कहेगा बहुजन होना चाहिए। ये भी तो एक झगड़े का कारण है कि भाई साहब, क्योंकि मैं अक्सर दलित शब्द का प्रयोग करता हूं तो सब लोग कहे यार देखो अब दलित नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब के लिए। एक आदमी कहेगा नहीं नहीं हम तो मूल निवासी हैं, एक आदमी कहेगा नहीं हम तो बहुजन शब्द का प्रयोग। देखो मेरे हिसाब से जो दलितों का जो साहित्य है, उस साहित्य में दलितों के हिस्से में जो सबसे मजबूत चीज आई है वो दलित शब्द आया है। दलित शब्द का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत मजबूती की तरफ गया पूरे संपूर्ण साहित्य में। देखिए आपका साहित्य कहां से शुरू हो रहा है, कहीं ना कहीं उसमें दुख दर्द से शुरू हो रहा है ना, और वो पहुंचते पहुंचते अब आप बहुत मजबूती की तरफ जा रहे हैं। आपके पास हीना दास भी है, आपके पास वो माही लड़की है पंजाब की गाने वाले भी है क्या नहीं, आपको तमाम लोग बाग मिल रहे, आपको खिलाड़ी भी मिल रहा, आपको फिल्मों वाले भी मिल रहे, आपको सब कुछ मिलेगा। ये इतिहासकार का काम ये है, जो साहित्यकार है वो उसमें जब ये ज्यादा है ना कि भाई रख लो कभी कभार धर्म वरम भी रखो, राजनीति भी रखो, लेकिन मेरे हिसाब से उसको तात्कालिक व्यवस्था से कहीं ना कहीं दलित आंदोलन को जोड़ना पड़ेगा कि मेरे समाज के अंदर क्या क्या परिवर्तन हो रहे। और देखिए चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो राजनेता हो, अगर वो बढ़िया राजनेता, बढ़िया साहित्यकार और बढ़िया समाज सेवी वो हो सकता है जो समाज को पहचानता हो, समाज के नजरिए को पहचानता हो कि समाज क्या चाह रहा है। 18 साल का यूथ क्या चाह रहा है, 60 साल का देखो पीढ़ियों का अंतर है क्या नहीं। अब चौथी पीढ़ी चल रही है जी, और हर पीढ़ी में परिवर्तन आ रहा है नहीं। अब पीढ़ी में तो परिवर्तन आएगा ना, रहन सहन भी है, टीवी भी है, खाना भी है, हर चीजों का परिवर्तन आ रहा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि 18 साल का मेरा यूथ क्या चाह रहा है। 18 साल का जो यूथ चाह रहा है उसके नजरिए से भी हमको कहीं ना कहीं परिवर्तन करना पड़ेगा। हो सकता है देखो मैं 2-3 चीजें कह दूं, कल कोई बात कहने के लिए आपको यह कहा हो कि भाई ये भोजन मत करना, हो सकता है कि आज वो भोजन कहीं ना कहीं एक तमाम मेन्यू के अंदर शामिल हो चुका हो, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ करके थोड़ा सा उससे आगे बढ़ लें और आशाओं की तरह। इसी के साथ चलिए जय भीम, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।